बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मदन कौशिक और मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद तीर्थ सिंह रावत एक साथ पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान बीजेपी महानगर कार्यालय से प्रदेश भाजपा कार्यालय तक कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकाली और पार्टी कार्यालयों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत का भव्य स्वागत किया। मदन कौशिक ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है वे उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत ने नए प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं भी दी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय में भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा विश्वास दिलाया है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे और सरकार के काम और अंतिम व्यक्ति के बीच में हमारा कार्यकर्ता पुल का काम करेगा, एक सेतु का काम करेगा और उस सेतु में यदि कोई भी बाधक बनेगा उसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। कार्यकर्ताओं के लिए पूरी तरीके से आज ये संदेश हमने दिया है। 2022 में 60+ इस नारे के साथ आज से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी से लगाया जा सकता है कि आने वाला 2022 होगा तो वो जैसे बताया वैद्य जी ने कि 60 पार करेंगे। निश्चित है हम लोग सरकार बनाएंगे और 60 पार करेंगे। एक यह पूरा प्रदेश के अंदर दिख रहा है। साथ ही मैं कहूँ तो मैंने सीधे कहा कि जनता क्या कहती है, जनता की आवाज़ वो हम पहचानेंगे, जनता का चेहरा वो समझेंगे, वो क्या चाहता है और उसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और उत्तराखंड का चौमुखी विकास करना हमारा उद्देश्य है, हमारा धर्म है, कर्तव्य है। इसीलिए उत्तराखंड बना है और उसके लिए हम संघर्षरत हैं। तो पिछले लंबे समय से देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का संघर्ष अब दिखने लगा है। दरअसल देवस्थानम बोर्ड को पूर्व सीएम ने समाप्त करने की बात कही थी, लेकिन अब प्रदेश के नए मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत ने संकेत दिए हैं कि देवस्थानम बोर्ड पर दोबारा से चर्चा होगी। साथ ही सीएम ने कहा कि तीर्थ पुरोहितों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसके साथ ही साथ यहां पर हक और हकूकदारियों के जो हक हैं, हकूकों को भी सुरक्षित रखा जाएगा। देवस्थान बोर्ड के लोग और मैं खुद ही कुछ दिनों बाद समाज बुलाने वाला हूँ, सारे जो से जुड़े हैं। पहली बात तो ये है कि उनके हक हकूक यथावत रहेंगे और बने रहेंगे और जो दिक्कतें कठिनाई हम उससे उसको पुनर्विचार हम लोग करें। तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत भोलेनाथ की शरण में पहुंचे, जहां हरिहर आश्रम में पारद शिवलिंग मृत्यु महाजय जो मंदिर है यहां पर पूजा अर्चना की गई। महामृत्युंजय का ये मंदिर है और इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश में और राज्य में खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही वे पूर्व में अपने दिए गए बयान का बचाव करते हुए नजर आए और आपको ये भी बताते चले कि पूर्व में उनके द्वारा ये दिया गया था कि हरिद्वार को चीन का वुहान शहर नहीं बनने देंगे। काफी चर्चा में ये बयान जो है वो दिया गया था और काफी रहा भी ये चर्चा में, जिसका संत समाज ने भी कड़ा विरोध किया था। तो अपने बयान का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में कोरोना को लेकर कोई भी जोखिम लेना ठीक नहीं है। कोई भी जोखिम ये ठीक नहीं है। आज देश में फिर 25,000 केस रजिस्टर हुए कल, जो बड़ी चिंताजनक है। और पहले 3 राज्यों में चिंताजनक स्थिति थी, आज 7 राज्यों में चिंताजनक स्थिति हो गई। इसलिए ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम इसको रोकें। ये ठीक है कि आज टीकाकरण हो रहा है, लेकिन टीके का भी जो असर होगा ये 42 दिन के बाद होगा और इतना टीका भी देश में उपलब्ध नहीं है, लोग भी इतने अवेयर नहीं है। सच बात है कि अभी भी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड वैक्सीन पर काम करवाया है और जिस तरह से आज मार्केट में उपलब्धता है, अभी भी मैं देख रहा हूँ कई लोग नहीं लगा रहे हैं। किसी अस्पताल को 200 का कोटा पर डे का मिल रहा है तो वहाँ 150 160 ही जा रहे हैं।
इसलिए अवेयरनेस की भी जरूरत है और जिम्मेदारी की भी जरूरत है। तो तीर्थ सिंह रावत मंत्रिमंडल में शामिल होने पर पहली बार मसूरी पहुंचे और गणेश जोशी का जगह जगह पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने जिस तरह से यहां पर तीर्थ सिंह रावत मंत्रिमंडल में काबीना मंत्री उन्हें बनाया गया है, तो मसूरी पहुंचने पर काबीना मंत्री गणेश जोशी का टैक्सी एसोसिएशन, मसूरी व्यापार मंडल के साथ ही विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गणेश जोशी के समर्थन में नारेबाजी की और साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की। नेतृत्व का मदन कौशिक जी का, अपने संघ के उन अधिकारियों का जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, और अपने क्षेत्र की उन महान जनता का, उन गरीब लोगों की दुआओं का जिनका आशीर्वाद मेरे साथ था। और आज पार्टी ने मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति जो कभी फौज में सिपाही था, जिसको राजनीति की ABCD नहीं आती थी, उसको आज कैबिनेट मंत्री बनाकर एक जिम्मेदारी दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नेतृत्व को भरोसा दिलाता हूं कि आपका ये सिपाही जो पहले फौज का सिपाही था, आपके भरोसे पर खरा उतरेगा। और अपने जनता को भी कहना चाहता हूं, मैंने आपको चाहे काम की वजह से हो, चाहे किसी भी वजह से हो, मैंने आपके मसूरी की जनता के सम्मान को हर जगह सुरक्षित रखा है। और आज यहाँ भी मसूरी की महान जनता की वजह से ही मुझे ये सम्मान मिला है। मैं मसूरी विधानसभा के अपने सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, प्रविष्टा करता हूं कि उनका आशीर्वाद व स्नेह अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को इसी प्रकार मिलता है। सर, आपके पास समय बहुत कम है, काम ज्यादा है, साथ में चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। किस तरीके से चुनौतियां? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भूतपूर्व सिपाही हूँ, और सिपाही चुनौती से घबराता नहीं हो, तो हमेशा मोर्चों में लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मदन कौशिक को दी गई, जिनके स्वागत के लिए देहरादून में बाइक रैली का आयोजन भी किया गया। और लेकिन बाइक रैली के दौरान यातायात के नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई गई। जहां बीजेपी सरकार एक और यातायात के नियमों का पाठ जनता को पढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बाइक रैली के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। अब सवाल यह है कि क्या इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? और आइए चलिए आपको दिखा देते हैं अपने धनराज गर्ग, जो कि हमारे संवाददाता हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। देख लीजिए। की राजनीति में बदलाव होने के बाद आज बीजेपी कार्यकर्ता बाइक रैली निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत अब मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हो चुके हैं, तो वहीं मदन कौशिक को भी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिनकी स्वागत के लिए बाइक रैली निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइक रैली यहाँ पर निकाली जा रही है कि सभी महिलाएं स्कूटी पर सवार होकर बीजेपी कार्यालय तक जाएंगी और जो मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत हैं उनका स्वागत करेंगी, और जो मदन कौशिक हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका स्वागत करेंगे। तो वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी लोग तैयार होकर जा रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं। मैम क्या नाम है? मैं महामंत्री हूँ सुमन सिंह, महानगर। आप आज रैली निकाल रहे हैं, क्या कुछ किस लिए निकाल रहे हैं? हम अपने नए मुख्यमंत्री के स्वागत समारोह में और मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत समारोह में ये रैली निकाल रहे हैं। सभी महिलाओं में बहुत ही हर्षोल्लास का विषय। ये सही है कि हर्ष उल्लास है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि सभी महिलाएं बिना हेलमेट के नजर आ रही हैं, तो क्या कानून व्यवस्था कुछ है या नहीं है? जी बिल्कुल है, हम उनके स्वागत के लिए पगड़ियां पहन रखी है सबने, भारतीय जनता पार्टी का वो है नियम जो है, साफ तौर पर जो कानून है, हेलमेट पहनने का कानून है कि सभी का हेलमेट पहन के निकलेंगे। ये मुख्यमंत्री भी खुद कहते हैं कि बिना हेलमेट के ना निकलें और कानून की जो नियम है उनको पालन करें। तो आप किस तरह देखते हैं? नहीं, हमने अपना पुलिस प्रशासन की साथ में ले रखा है, अपना जो हमारी व्यवस्था बना के चल रहा है, हम महिलाओं के साथ है, तो हम पूरा जो है रूल रेगुलेशन का पूरा ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत बनाए गए हैं और मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उन्हीं के स्वागत के लिए ये रैली निकाली जा रही है। और तमाम जो एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि किस तरीके से नियम को ताक पर रखकर रैली निकाली जा रही है कि किसी भी महिला ने हेलमेट नहीं पहना है। हालांकि पगड़ी उन्होंने पहनी है, लेकिन पगड़ी से उनके नियम पूरे नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून।
तो उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाने का काम कर जा रहा है। और तो वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। तो आप प्रवक्ता नवीन पिसराली ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता को लूटने का काम किया है और सरकार की नाकामयाबियों को लेकर 18 मार्च को सीएम आवास की ओर कूच करेंगी और काले दिवस के रूप में उस दिन को मनाया जाएगा। वार्ता का उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के जो 4 साल बर्बाद किए हैं, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड की दयनीय स्थिति बन चुकी है आर्थिक और सामाजिक तौर पर, और 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4 साल पूरे हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस दिन उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में काला दिवस मनाएगी और देहरादून में माननीय प्रदेश प्रभारी श्री दिनेश मोहनिया जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री एस कलेर जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी और जन जन तक ये संदेश पहुंचाएगी कि आम आदमी पार्टी यहां पर क्या कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 4 सालों में यहां पर क्या किया। राज्य मंत्री और विधायक द्वारा जिला सहकारी समितियों में कर्मचारियों की नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर अवैध वसूली के आरोप लगाए जाने के मामले को विपक्षी कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने आरोप लगाया कि नए बीजेपी सरकार के घोटालों को खुद बीजेपी के मंत्री और विधायकों ने खोखला करना शुरू कर दिया है। रस्तोगी ने इस मसले पर जेके न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत हुई है, देख लीजिए। विधायक द्वारा जिला सहकारी बैंक की नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जाने के मामले को कांग्रेस ने लपक लिया है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रस्तोगी, जो आरोप भी लगा रहे हैं कि भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल उनके खुद के माता बहन के उनके मंत्री और विधायक खोल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बात करेंगे। आपकी तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है, अभी ताजा मामला, अभी जांच तो होने दीजिए, जांच शुरू हुई जिला सहकारी बैंक के मसले को लेकर। जांच का अब बचाई क्या है जांच में, जब भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बढ़िया दलित नेता और ईमानदार विधायक भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो जांच किस बात की होनी है। भाजपा के एमपी एमएलए और नेता तो झूठ बोलते नहीं है। जब वो कह रहे हैं सहकारी समितियों में कर्मचारी रखने के नाम पर लूट खसोट हुई है, घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपए का हुआ है, तो कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए और घोटालेबाज अंदर जाने चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार की उजागर हुआ है, शुरुआत हुई है। कदम कदम पे भ्रष्टाचार है, कुंभ के नाम पे भ्रष्टाचार है, हिंदुत्व के नाम पे बेईमानी है, गाय के नाम पे भ्रष्टाचार है। जब ये जाएंगे 2022 के चुनाव में वोट मांगने, जनता इनका मुंह काला करेगी। अरे तुमने बच्चों का रोजगार छीना है, अपने लोगों को रोजगार देने के लिए, भाजपाइयों को रोजगार देने के लिए आम बेरोजगार का हक छीना है, ये महादेव आपको बर्बाद कर देगा। देवस्थानम बोर्ड के मसले पर भी सरकार यानी नए मुख्यमंत्री विचार कर रहे हैं, हो सकता है फैसले को पलटना। कांग्रेस क्या कहेगी इस पर? मैं शुरू से ही कहता आया हूँ, ये हिंदुओं के हितों के साथ गद्दारी करती आई है भारतीय जनता पार्टी। ये गद्दारों की सरकार है। देश के आजादी के आंदोलन में भी इन्होंने गद्दारी की है। इन्होंने कहा हम हिंदुत्व को मजबूत करेंगे, काहे के लिए देवस्थानम बोर्ड लगा रहे हो। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है, कांग्रेस की सरकार बनते ही 2022 में 1 घंटे के अंदर देवस्थानम बोर्ड हटा दिया जाएगा और जिन लोगों ने इसको लागू किया उनको जेल भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जेल भेजेंगे। चलिए, आपने सुना राजेश रस्तोगी ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये आरोप लगा रहे हैं। और साथ में जो 2 मसले हैं, देवस्थानम बोर्ड पर विचार करने का जो सरकार का नया मामला है, और साथ में जो एक अभी जिस मसले को लेकर के पूरा बवाल खड़ा हो रहा है, यानी कि राज्य मंत्री तीसरानंद और एक विधायक द्वारा आरोप लगा गया है कि जिला सहकारी बैंक की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा घोटाला किया गया है, उस पर भी इन्होंने कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये घोटाले कहीं ना कहीं उनके खुद के मंत्री बोलेंगे, ये भी कह रहे हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा किस तरह से इन प्रकरणों की जाँच हो पाती है। जसवीर सिंह, जगह 24 न्यूज बक्सर। संयुक्त किसान मोर्चा की डोईवाला के दशहरा मैदान में महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के साथ हरियाणा के किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ और भाकियू के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक
सरदार गुरविंदर सिंह और जगतार सिंह भाजपा के साथ तमाम किसान नेताओं ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए तीनों कानून, जो कि कृषि कानून है, इनको काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग की। महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि आज तक मोदी सरकार ने किसानों के हित में बात नहीं की, बल्कि किसानों को लड़ाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। हम तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर सरकार का ये राज ठीक नहीं होता है। जब देश के किसान 3 किसान कानूनों को नहीं चाहते तो सरकार क्यों उनको जबरदस्ती थोप रही है? जब देश का किसान एमएसपी गारंटी कानून चाहता है तो सरकार वो क्यों नहीं दे रही है? तो हम तो यही निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि सरकार को सद्बुद्धि दे और ये जल्द से जल्द किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए किसानों की मांगों को पूरा करे। हमने तो सरकार बनाई, वोट दी या पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, तो ये अपने लिए थोड़ा ही बनाई। किस तरह का हमें ये दिन देखने को मिलेंगे। किसान तो या सरकार किसानों को तो बर्बाद करने को लड़ाई है। नहीं, बिल्कुल यह तो है बातचीत। इसमें तो एक मान सम्मान की भी लड़ाई का जुड़ गई। एक जो मुकदमे है, जो कम से कम 20 लाख या मुकदमे होंगे, तो में भी तो है। यह थोड़ा ही है बात है, हम इस लड़ाई को इसमें। तो हरिद्वार में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में 15 और 16 मार्च को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। बैंक यूनियन हरिद्वार के जिला संयोजक राजकुमार सक्सेना का कहना है कि इस हड़ताल में देश भर के 10 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी शामिल हुए हैं। इस हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं। केंद्र सरकार की ओर से बैंकों के निजीकरण को लेकर घोषणा की गई थी, जिसके विरोध में उन्होंने 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया। स्ट्राइक जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री द्वारा जो अभी बजट के दौरान जो गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया, जो 6 बैंक हैं उनको हम प्राइवेट कर देंगे, सरकारी बैंकों को, जिसमें सेंट्रल बैंक है, पंजाब सिंध बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। इस तरह से जो 6 बैंक हैं, उसके खिलाफ ये स्ट्राइक है, क्योंकि पहले उन्होंने मर्जर किया, अब वो प्राइवेट करना चाहते हैं उन सरकारी बैंकों को, जो कि आपको सबको पता है कि इस पर सरकारी बैंकों का रोल समाज में कितना इंपॉर्टेंट है। छोटे से छोटे आदमी से लेके बड़े से बड़े आदमी तक का हम लोग सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। बावजूद इसके इनको बेच के प्राइवेट करने की जो उनकी एक गंदी नीयत है कि किसी भी तरह से सारे सार्वजनिक संस्थान जिनको बेच के किसी भी तरह बड़े पूंजीपतियों के हाथ में इसकी कमान दे दी जाए, ताकि इसका जो प्रॉफिट है जो जनता को मिलता था उस प्रॉफिट को वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट में ले सके। एक गंदी सोच के तहत उनका डिसीजन है, उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ऋचा मिश्रा, मैं इंडियन ओवरसीज बैंक से हूँ और का विरोध करने आई हूँ। और वाकई में निजीकरण का विरोध होना भी चाहिए। ये हमारी देश के जनता का भी सवाल है और हमारा भी सवाल है, इसीलिए हम यहाँ विरोध प्रकट करने आए हैं। बिल्कुल उग्र होगा। अभी हम 2 दिन की हड़ताल पर हैं। अगर सरकार ने हमारी आवाज नहीं सुनी तो हम अनिश्चितकाल हड़ताल में भी जा सकते हैं। फिर देखिएगा देश की आर्थिक व्यवस्था का क्या हाल होता है अगर हम हड़ताल में चले गए। तो राजधानी देहरादून में भी सरकारी बैंकों की कई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आपको ये भी बताते चले कि हाल में केंद्र सरकार ने बैंक को निजीकरण करने का फैसला लिया है, जिसका अब विरोध होने लगा है। समदर्शी जो बर्थवाल की माने तो यहां केंद्र सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए, नहीं तो सभी बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को इस तरह के फैसले नहीं करने चाहिए। सूत्रीय मांग है कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन बंद हो, और इसे हम उसी रूप में चाहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स सरकार ने जनता के पैसे से कई दशकों की मेहनत से खड़ी करी थी और जो आम जनता के फायदे के लिए थी, उसको एक एक करके जो सरकार बेचने जा रही है, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। बैंकों के ऊपर भी उन्होंने यही मामला अपनाया है कि धीरे धीरे करके बैंकों को प्राइवेट हाथों में दे देंगे। ये उन्हें प्राइवेट हाथों में देना चाह रहे हैं जिन कॉरपोरेट घरानों ने पिछले कुछ सालों में बैंक का लाखों करोड़ रुपया लेकर के वापस नहीं किया। इसी सरकार में करीब 7,95,000 करोड़ रुपया पिछले 3.25 साल में राइट ऑफ किया गया है, जिसमें 80% से ज़्यादा हिस्सा इन कॉरपोरेट घरानों का है। और अब उन्हीं कॉरपोरेट घरानों को आप इन बैंकों को बेचने जा रहे हैं। ये कौन सा नियम है, कौन सा अर्थशास्त्र है और कौन सी गणित है? जो बैंक, जो सरकारें
सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना करके इसको गांव-गांव तक, जन जन तक, किसान तक, मजदूर तक, पहाड़ों तक ले करके गई। आज उसी बैंकिंग व्यवस्था को आप चंद रुपयों की खातिर पूंजीपतियों के हाथ में बेच देना चाहती हो। हम उसका सख्त विरोध करते हैं। डोईवाला ब्लॉक सभागार में बीडीसी बैठक आयोजित की गई और बैठक का आयोजन ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल की अध्यक्षता में किया गया और जिसमें ग्राम प्रधान के साथ बीडीसी सदस्यों ने शिरकत की और बैठक में डोईवाला के तमाम जनप्रतिनिधियों ने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य के साथ क्षेत्रों के विकास के मुद्दे को लेकर अधिकारियों के सामने यहां पर चर्चा भी की और अपने मुद्दों को हल करवाने की कोशिश भी की। बैठक में तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ एसडीएम भी मौजूद रहे और समस्याओं को सुनकर शीघ्र निस्तारण करने का भी भरोसा दिया गया। हमारी बीटीसी की बैठक थी जिसमें कि सभी हमारे जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए थे, क्षेत्र पंचायत प्रधान और विभाग के भी कुछ लोग पहुंचे हुए थे। बाकी जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग यहाँ पे नहीं पहुंचा, हमारे सभी जनप्रतिनिधि उनसे नाराज हैं और काफ़ी विभाग और भी नहीं पहुंचे, जिससे कि हम लोग सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे सदन के मेंबर हैं वो खुश नहीं है। मैं भी खुश नहीं हूँ क्योंकि विकास कार्य तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी के बीच होना है, सामंजस्य बना रहेगा। तो आज भी हमने काफ़ी योजना अपनी जिला योजना के लिए बनाई हुई थी, लेकिन हमारे अधिकारी न पहुंचने के कारण हम वो प्रस्ताव न दे पाए, इसलिए हमारे सभी जनप्रतिनिधि उनसे खुश नहीं है। अगली कि जब जनप्रतिनिधि और अधिकारी बैठेंगे तभी हम बैठक ले पाएंगे, नहीं तो हम किसी भी बैठक को औपचारिकता न समझकर इसको पूरी डालेंगे। तो राजधानी देहरादून में एक तरफ बैंक कर्मचारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं तो दूसरी तरफ कोरोना काल में मरीजों की सेवा करने वाली आशा कार्यकर्त्री जो कि सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ सड़कों पर दिख रही हैं। आशा वर्कर्स ने कहा कि हाल ही में सीएम ने उन्हें 10,000 रुपए बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक सरकार की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सरकार कई घोषणाएं कर चुकी है, लेकिन धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिला, जिसके खिलाफ उन्होंने रैली निकालकर सरकार को चेताने का काम किया। आज हमारा ये कुछ होगा डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन, क्योंकि हम 2006 से नियुक्त किए गए थे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर पर आज की हालत यह है कि जो भी नया काम आएगा, जैसे कि अभी कोरोना काल में आशाओं ने कितना ही काम किया, पर आशाओं का कोई प्रोत्साहन राशि के अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज ये कि कोई भी कहीं भी घोषणा की, जैसे मुख्यमंत्री पूर्व में किए हुए मुख्यमंत्री जी ने एक 18,000 की घोषणा की थी, एक 25,000 की घोषणा की, दूसरी 10,000 की हाल फिलहाल ही की थी। किसी भी चीज का जियो जारी नहीं है और कुछ भी नहीं है, केवल बातों में ऐसे ही जहां भी गई वही घोषणा और कुछ भी नहीं आशाओं के लिए। प्रति माह हम तो ये बोलते हैं कि जगह जगह की प्रोत्साहन राशि न देकर आशाओं को एक मुश्त जो मजदूर की मजदूरी 18,000 रुपये प्रति माह किया जाए, क्योंकि आशाएं कितना काम करती हैं, 24 घंटे दौड़ती रहती हैं, 108 से भी ज्यादा दौड़ती रहती है। काम तो दिया था केवल मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। आज की तारीख में देखो कितना, आगे की रणनीति यही है, अगर जल्दी से जल्द आशाओं की ये समस्याएं पूरी नहीं की गई, जो भी समस्याएं इनका हल नहीं किया गया, तो आशाएं मई में एक विशाल रैली उत्तराखंड की, प्रदेश की रैली करेंगी और हो सका अगर नहीं बात पूरी हुई तो तब धरना प्रदर्शन, अगर ऐसा हुआ कि रात और दिन का करना पड़े तो वो भी करेंगे, उससे भी पीछे नहीं, क्योंकि आशाओं में आक्रोश है इस समय। तो रुड़की ब्लॉक के बेलड़ा ग्राम के जो ग्राम प्रधान हैं, इन पर मनमानी के चलते तमाम नाजायज कार्यों को करने के आरोप लग रहे हैं। वहीं इसके बाद आप देखिए किस तरह से आरोप आम जनता यहां पर लगाती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते अब बेलड़ा गांव के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर गांव की बंजर जमीन पर भी चारदीवारी कर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान उस जगह पर निर्माण कर कब्जाना चाहते हैं जिस पर पहले से ही कोर्ट ने स्टे किया हुआ है और ये रास्ते की जमीन है, इस जगह पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता और बावजूद इसके ग्राम प्रधान उस जगह पर दोबारा कार्य करवाता जा रहा था और जिस पर ग्रामीणों ने प्रशासन को मामले की सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्य को रुकवा दिया। तो सूचना मिली थी इसमें कोई कार्य करना चाहते हैं, प्रधान जी से हमारी बात हुई, मैं कहा जी आप इसमें क्या करना चाहते हो, कहले मैं इसमें सड़क डालना चाहता हूँ। हमने कहा था ठीक है प्रधान जी, इस सड़क से और सड़क को मिला दिया जाए, हम इसमें सहमत हैं। हमें नहीं पता था प्रधान जी इसमें बाउंड्री वाल करके और ये दीवार करना चाहते हैं और रास्ते का नंबर है, इसमें कभी बारात घर लाए थे फुरकान विधायक जी, उस पर स्टे हो गया था 2015 में, उसके बाद इसमें स्पेशल लिखा था घोर का नंबर है, इसमें कभी कोई निर्माण नहीं हो सकता।
प्रधान जी ने हमारी बात ना मानने के बावजूद इसमें बाउंड्री वाल कर दिया 5-5 फुट चारों तरफ, उसमें गेट लगाना चाहते, यानी कि इसको कब्जा करना चाहते। गुहार लगाई है, हमने गुहार लगाई थाना कोतवाली और एसडीएम के यहाँ से, और हम कल डीएम के यहाँ भी जाएंगे। कृपया करके हम एसडीएम से और डीएम से यही रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया अतिक्रमण रुकवाया जाए और इसको आजाद कराया जाए। लक्सर के महराजपुर गांव के लोग नरक के समान जीवन जीने को मजबूर हैं और गांव के मुख्य रास्तों में लंबे समय से जल भराव की समस्या बनी हुई है। हालात देखकर यह भी कहा जा सकता है कि रास्ते एक तरफ से तालाब बने हुए दिख रहे हैं और गांव की आबादी करीब 2000 से भी ज्यादा है। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ तो सरकार गांव वासियों को पूरी तरह से साफ सफाई का पाठ पढ़ाती हुई यहां नजर आ रही है कि स्वच्छ भारत अभियान होना चाहिए, साफ और स्वच्छ बनाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहां गांव को स्वच्छ बनाना तो दूर, गांव के गंदे पानी की निकासी का इंतजाम तक नहीं कराया जा रहा। जी 3 साल से भरा हो जी, यहाँ से कोई आओ और देख कर चला जा, प्रधान दीवान कोई किसी की नहीं सुनता जी यहाँ से, और बच्चे भी पानी में कोई इस गंदगी में कोई आ रहे, बताओ जी इसका कोई संविधान ही नहीं कर रहा। कितने साल हो गए? 3 साल हो गए जी, 3 साल से भी ऊपर ही गुजरने वाले। प्रधान से कहा आपने? प्रधान से जी कहा जी, प्रधान था आओ जी 3-4 बार एसडीएम तक देख कर चले गए, कुछ करते नहीं। प्रशासन से ये उम्मीद चाहते हैं कि प्रशासन यहाँ मौके पर आए और इस समस्या का समाधान, जिस प्रकार हमारे यहाँ इस पूरी तहसील में ग्राम महाराजपुर कला में सबसे बड़ा तालाब है, उस तालाब में ये पानी जाए और उन सड़कों को जहाँ ऊंचा किया गया है उन सड़कों को नीचा किया जाए और इस सड़क को ऊंचा उठाया जाए। प्रधान को भी शिकायत किया हमने, कई बार प्रधान को किया, प्रधान भी मौके पाए। प्रधान ने ये कहा कि थोड़ी जमीन खरीद लो, गांव-गांव के जिनके नल का पानी आ रहा है, जिनके मोहल्ले का पानी आ रहा है, वो जमीन खरीद लें। पानी से किस तरह की परेशानी हो रही है? पानी से इस तरह की परेशानी हो रही है, बहुत अनावश्यक बीमारियां भी फैल रही हैं और पानी में कोई आवाजावी भी नहीं हो पा रही है और बच्चे लोग हैं बीमारी से ग्रस्त चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी सब कहना क्या है साहब, पूरे 3-4 साल से 4 साल लग रहा है। हाँ जी परेशान हो रहे, रात दिन इसमें चल रहे, क्या अगर बच्चे परेशान हम भी परेशान हैं। किसी को कहे नेता को कहे, किसी को कहे, कोई सुनता ही नहीं। एसडीएम तक देख के चले गए, यहाँ जी कोई किसी ने कुछ करा काम। तो क्या इसी गंदगी में निकल रहे हो? तो सब क्या अगर मजबूरी महिला थी, कोई सुन नहीं रहा। क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद है कि हमारा रास्ता बन जाए, अच्छी बात हो तो अच्छी महसूस करेंगे। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।